हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ जिसमें मैं आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम जो 2025 में अपनी वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। एमपीपीएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और ये जो इसका सिलेबस है ये दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड है। एक तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो पहला तो सेक्शन ये रहेगा और दूसरा जो सेक्शन रहेगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। तो इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 150 और जो टोटल मार्क्स हैं वो हो जाएंगे आपके 450, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और लास्ट में आपका होगा 50 मार्क्स का इंटरव्यू। तो ये टोटल अपना बन जाएगा 500 मार्क्स का। तो इसमें मैं आपका जो सेक्शन ए है वो मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा, मैं आपको सेक्शन बी डिस्कस कराऊंगा जो कि अवेलेबल भी नहीं है। सेक्शन ए आपको बहुत सारे यूट्यूब से आपको वीडियो से मिल जाएगा क्योंकि वो आपका पूरा एमपीपीएससी का पार्ट है। एमपीपीएससी में जो अपना बेसिक सिलेबस होता है उसी का पार्ट है। पर ये जो सेक्शन बी है वो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला पार्ट मैं कराऊंगा। तो आज से हम इसको शुरू करेंगे और अगर आप चाहेंगे और भी वीडियोस इस तरीके से जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके वीडियोस में ले आऊँगा। तो हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर आज का। मैंने आपको एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है, तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। जो सेक्शन बी का सिलेबस है वो टोटल 10 यूनिट में डिवाइडेड है। तो जो पहला यूनिट हम कर रहे हैं वो है हायर एजुकेशन का। तो अगर हम इसमें बात करें तो सिलेबस है अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अपनी 10 यूनिट है। जो पहली यूनिट है वो है हायर एजुकेशन। थोड़ा थोड़ा हम करके इसको कवर करेंगे, है ना। तो आज मैं आपको हायर एजुकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि पहला यूनिट है। जिस पहला है जो हमारा स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। और धीरे धीरे करके आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन। अब इसमें देखा जाए तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो एजुकेशन हम 12th क्लास के बाद अचीव करते हैं, जो ग्रहण करते हैं नॉलेज, उसे हम कहते हैं अपना स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, 12th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं पहले, फिर उसके बाद अगर हमारा मन करा तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद रिसर्च वर्क करना हुआ पीएचडी वगैरह तो वो हम करते हैं, एमफिल वगैरह अगर हम किसी को करना है, या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन होती हैं जैसे कि एमबीए कोर्सेज होते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो इस तरीके से लोग करते हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो हायर एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन given after school level after 12th class in universities, colleges and other higher institutions. It includes undergraduate, postgraduate, research and प्रोफेशनल एजुकेशन। तो अब इसमें देखा जाए तो क्लास 12th के बाद लोग ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कुछ को करना होता है तो रिसर्च वर्क भी करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें अगर आगे बात करें तो जो स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी एक हायर इंस्टीट्यूट होती है हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें आपको टीचिंग कंडक्ट करी जाती है, रिसर्च वर्क कंडक्ट करा जाता है और अवार्ड डिग्रीज भी कंडक्ट करी जाती हैं। अब इसमें देखा जाए तो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो कुछ अचीवमेंट रहते हैं उनको वहाँ पे मिलते हैं। अब हम अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये इस्टेब्लिश्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ रन होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं और यही लोग इसको पूरा रन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एमपी में बात करें तो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी। अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन करी जाती है, जैसे महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंस्टीट्यूशन गिवन यूनिवर्सिटीज स्टेटस फॉर एक्सीलेंस, ये कुछ मान्यता प्राप्त हो जाती हैं, जैसे किसी को स्टेटस मिल गया एक्सीलेंस का तो ये वो वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये इस्टेब्लिश करी जाती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलाते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं अब कॉलेजेस के बारे में, जो कि महाविद्यालय हैं। यूनिवर्सिटीज़ का छोटा रूप कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर हम अंडर ग्रेजुएट मतलब जो ग्रेजुएशन होता है वो कर सकते हैं और कभी कभार
अगर कॉलेज प्रोवाइड करे तो हम उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं कर पाते। और जो आपका पीएचडी वगैरह और रिसर्च वर्क होता है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बाकी कॉलेज में आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। अब अगर हम इसमें टाइप देखें तो पहला है अपना एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो एफिलिएटेड कॉलेजेस वो होते हैं जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी है, अगर उसके अंडर कोई नीचे कॉलेजेस आ रहे हैं जो मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मानी जाएंगे आपकी एफिलिएटेड कॉलेजेस। फिर कुछ जैसे महाराजा छत्रसाल है, महाराजा छत्रसाल कॉलेज है, उसके अंडर में सागर का आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज आता है, तो ये कनेक्ट होती है यूनिवर्सिटी के अंडर में। अब ऑटोनॉमस कॉलेजेस की बात करें तो उनके पास फ्रीडम होता है डिज़ाइन करने का अपना खुद का सिलेबस और खुद का एग्जाम पैटर्न। ये जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाते हैं। दूसरी चीज़ बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की बात करते हैं हम, जहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल होता है यूनिवर्सिटी का, जो भी डिसीजन लेगी, जो भी काम होगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होगा। अगला हम देखते हैं लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन। अब जैसे हमें पता है कि अंडर ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, इसको हिंदी में स्नातक कहते हैं। जो ग्रेजुएशन मतलब 12th क्लास के बाद हम करते हैं ग्रेजुएशन, उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक करते हैं, बीए वो करते हैं जो आर्ट्स वगैरह लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो 12th क्लास के बाद भी ऐसा है कि आजकल कोई भी कर सकता है, एंट्रेंस निकालो और आपका अगर उसमें एडमिशन हो जाता है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी बीएससी करने के लिए साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका जो भी हो, मैथ्स साइंस। फिर उसके बाद बीकॉम करने के लिए कॉमर्स, और बीटेक ये भी आपका मैथ साइंस वाले कर सकते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग। फिर आता है हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, स्नातकोत्तर जिसको कहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर हम ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो उसके बाद हम स्नातकोत्तर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने 12th क्लास करी और उसके बाद हम डायरेक्ट स्नातकोत्तर मतलब जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो करने लगे। सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए। डॉक्टरल और रिसर्च वर्क की बात करें तो पहले हमें ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक हम पीएचडी या डीफिल कर सकते हैं। इसके बाद ये हायर लेवल की होती हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन। अगर हम इसमें देखें तो मोड्स मीन्स हाउ एजुकेशन इज डिलीवर्ड टू स्टूडेंट, मतलब किस तरीके से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जाए, क्योंकि ये तो मेन मोटिव है कि ये तो खोल लिया हमने, इंस्टीट्यूट तो खोल लिए, पर मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि हमें बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना है। तो पहला होता है रेगुलर मोड, जिसमें बच्चे रेगुलर जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि बच्चे रेगुलर जाते हैं, 75% की अटेंडेंस ना हो तो बच्चों को डीवार्ड भी कर दिया जाता है, उनको एग्जाम देने नहीं मिलता। तो ये होती हैं कुछ रेगुलर मोड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आपको रेगुलर जाकर क्लास अटेंड करनी पड़ती है और रेगुलर पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट अटेंड क्लासेस इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, जहाँ पर फेस टू फेस टीचिंग्स होती है। दूसरा देखें हम, एग्जाम्पल उसका वही होता है बीए, बीएससी और रेगुलर कॉलेजेस में जैसा होता है। फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की। यहाँ पर स्टूडेंट स्टडीज़ विदाउट अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस, जहाँ पर बच्चों को रेगुलर नहीं जाना पड़ता है, एग्जाम के लिए जाना पड़ता है या कभी कैसे जाना पड़ता है। लर्निंग मटेरियल आर सेंड बाय पोस्ट और ऑनलाइन, और उनको ऑनलाइन और पोस्ट के द्वारा लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिससे वो अपनी एजुकेशन ले सकें। ये चीज़ें ओपन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा की जाती हैं, कराई जाती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्लासेस कंडक्टेड ऑन जूम, गूगल मीट, एलएमएस प्लेटफॉर्म। ये वो अपने एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशन में चलते हैं, लैपटॉप वगैरह में चलते हैं क्लास अटेंड करने के लिए। तो बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन भी दी जाती हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स चलते हैं जो दूर दूर के बच्चे भी अगर एनरोलमेंट करना चाहें तो ऐसे एनरोल कर सकते हैं, तो उससे उनको ऑनलाइन एजुकेशन भी प्राप्त हो जाती है। और कई बार अभी कोरोना के टाइम पे हमने बहुत देखा था कि कोरोना के टाइम पे लोग अपने अपने घरों से जूम के द्वारा लेक्चर्स ले रहे थे। अब हम बात करते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की। अगर हम ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम होता है, कोई भी कहीं से भी अपना ले सकता है एजुकेशन। स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस एंड टाइम, अपने टाइम पर जब उनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे एग्जाम देने जाना होता है एग्जाम सेंटर। फिर होते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। अब ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन का। यहाँ पर जैसे कुछ क्लासेस वहाँ पे सेंटर जाके लेनी पड़ती हैं कॉलेजेस में, और कुछ क्लासेस हमारी ऑनलाइन हो जाती हैं, इसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। अब हम अगर इंपॉर्टेंस देखें हायर एजुकेशन की तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज स्किल्स, यहाँ पर अगर आप क्या फ़ायदे हैं, अगर हम हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले तो हमें नॉलेज मिलता है,
स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं ताकि हमें जॉब वगैरह मिल सके। अगर हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, स्किल्स नहीं रहेगी, तो हमें जॉब कहाँ से मिलेगी। उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की बात करें तो अगर देश का युवा पढ़ा लिखा है, अगर वो काम करेगा तभी तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी देश की। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर ना डॉक्टर्स होंगे, ना इंजीनियर्स होंगे, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, देश की हालत तो हमारी ख़राब हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। अब क्या होता है, पीएचडी वगैरह होती है, रिसर्च वर्क होता है, तो उसमें भी जो युवा रहते हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने कुछ रिसर्च वर्क करा और उससे कुछ नई खोज मिल गई, तो वो हमारे काम आती है। आगे लोग पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, अदरवाइज हमारे देश का भला होता है और देश का नाम भी होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर लोग पढ़ेंगे लेकिन नहीं तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस हो गए हैं हायर एजुकेशन के। तो अब ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी जो है अपना, तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर और कोई कोर्सेज आपको चाहिए हो कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।